शुभकामनाओं को सौंपने के तुरंत बाद मैं आज इंडियन पॉलिटी का या भारतीय संविधान का जो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग सीरीज 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सीरीज 5 क्या है। देखिए, जो सीरीज 5 है इसकी शुरुआत हमने नागरिकता से किया है, क्योंकि अभी आपको बताया जा चुका था कि हम नीति निर्देशक तत्व से, फंडामेंटल राइट से और नागरिकता से ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्लियर? तो हमने कोशिश ये किया है कि नागरिकता पर हर प्रकार के क्वेश्चन बना दिए जाएं, ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस किए हों और एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमने नागरिकता को काफी कवर किया है। कुछ क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एक ही स्थान पर नागरिकता से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो इसलिए हमने जो है कुछ चीजें छोड़ दिया है जो आपको, ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन ही छोड़ा है और वो जो है समय के साथ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में है। अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल, ठीक है, 5 से 11 में, संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 12 तक। डी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो सबसे पहले हमको इसका आंसर कर लेना होगा और आंसर करते ही ये मैटर अपने आप सॉल्व हो जाता है, इसमें इतनी कोई पेचीदगी नहीं है। तो ये है ए और बी दोनों ही सही है इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग यहां पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 5 से 11 में ये नागरिकता दी गई है। क्लियर? और किस भाग में है तो आप कहेंगे कि सर भाग 2 में है। ठीक है, अब इसके बाद हमको अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में कितनी प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। तो विकल्प क्या दे रहा है? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर है कि किसी भी राज्य में 3 प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। ये वाला पोर्शन आपका आंसर है। तो अब थोड़ी इसकी व्याख्या कर दिया जाए, अन्यथा आप रट्टा मार करके तो सफलता नहीं हासिल कर सकते ना। अगर आपका कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट नहीं है तो रट करके आप सफल नहीं हो सकते। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे करिए, जो पहला व्यक्ति होगा, जो दूसरा व्यक्ति होगा और ये तीसरा व्यक्ति होगा। तो पहला व्यक्ति क्या होगा? आप कहोगे नागरिक होगा। ठीक है, नागरिक होगा या सिटीजन होगा। सेकंड में क्या होगा? कोई फॉरेनर या विदेशी हो सकता है। और तीसरा व्यक्ति हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो रहे ही, लेकिन हो सकता है। क्या? तो आप कहेंगे दूसरे राष्ट्र का नागरिकता विहीन, मतलब है ये विदेशी, विदेशी, परंतु उस देश से उसकी नागरिकता छीन ली गई है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में यह भी रह सकता है। क्लियर ना? तो जैसे हमने अपने यहां देखा था कि एक बहुत अच्छे चित्रकार थे मकबूल फिदा हुसैन सर, तो भारत से उनकी नागरिकता छीन ली गई थी। अब ये जिन जिन देशों में गए वहां बसे ना। ठीक है, तो इसका मतलब विदेशी थे वो, और जहां पर जिन देशों में गए वहां की नागरिकता उनको नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये चीजें जान गए। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं यहीं पर, इसी क्वेश्चन के साथ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसी राज्य के कितने तत्व होते हैं?
तो आप कहेंगे, हम यहां लिख देते हैं राज्य के तत्व। राज्य के तत्व लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है किसी राज्य के दो तत्व होते हैं। एक क्या होता है, आप कहेंगे राज्य का क्षेत्र होता है, ठीक है। क्षेत्र या स्टेट एरिया आप कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, उसमें निवास करने वाला मानव समुदाय मतलब ह्यूमन कम्युनिटी, मतलब निवास करने वाला मानव समुदाय है। तो आपने ये दोनों ही चीजें समझ लिया ना कि राज्य के तत्व क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो राज्य का क्षेत्र होता है, दूसरा उसमें निवास करने वाला जो मानव समुदाय होता है। लेकिन अगर हम लोग तीसरी बात करें तो ये दूसरी बात करें तो उसमें कह रहा है कि कितने प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, तो कह रहा है कि 3 प्रकार के होते हैं। भाई एक नागरिक होता है, एक विदेशी होता है, और एक विदेशी जिसकी नागरिकता छीनी जा चुकी है अपने मातृ देश में, वो भी रहता है, ठीक है ना। तो अब आइए अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है कि मिलान करिए, ठीक है। तो देखिए मिलान में दिया है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 5। ये क्या कह रहा है, अधिवास के आधार पर नागरिकता, अधिवास मतलब डोमिसाइल, डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, क्या यह आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 कहता है कि माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर आना, ये माइग्रेशन है। तो क्या आर्टिकल 6 में ये लिखा है कि दूसरे देशों के लोग या दूसरे स्थानों से आए हुए लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, आर्टिकल 6 में है या नहीं। फिर आर्टिकल 8 कह रहा है कि रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नागरिकता, मतलब रजिस्ट्रेशन करा करके क्या आप नागरिक हो सकते हैं। तो यह व्यवस्था कहां दी गई है, 8 में दी गई है। आर्टिकल 9 क्या है, तो आप कहेंगे नागरिकता का खोना ही आर्टिकल 9 है, ठीक है। तो आप सवाल इस बात का है क्या यह मिलान है, आप कहेंगे यस सर, सबके सामने शुद्ध रूप में लिखा गया है। आर्टिकल 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता है, आर्टिकल 6 में माइग्रेशन, मतलब एकदम एग्जैक्टली सही दिखाया गया है। तो इसका मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये आंसर सही है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चल करके हम थोड़ी इसकी व्याख्या भी करेंगे। अब कॉमनवेल्थ देशों को नागरिकता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हुआ, मतलब वे राष्ट्र जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वे कॉमनवेल्थ कहे जाते हैं, मतलब ब्रिटेन की अधीनता में रहने वाले देश जो आज स्वतंत्र हैं कॉमनवेल्थ कहे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में पूछ रहा है कि यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप पहली चीज तो आंसर कर लीजिए, लास्ट का आंसर है इसका, ठीक है, 11, ठीक है। तो आप यहां पर यह लिख लेंगे, जान लेंगे कि जो आर्टिकल 11 है, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ के देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता देता है और नागरिकों के सभी अधिकार भी उसे सुनिश्चित करता है। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 10 क्या है, ठीक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसको छोड़ देना, ठीक है, कोई टेस्ट तो है नहीं, आपकी प्रिपरेशन कराना है हमें, तो इसके लिए जरूरी भी है कि हम जितने विकल्प दिए गए हैं उसकी भी व्याख्या करते चलें, ठीक है। तभी हमारा एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन बनेगा और तभी हमारी सफलता सुनिश्चित होगी, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 10 ये क्या है, तो आप कहेंगे संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार तथा कानून के निर्माण की विधियां दी गई हैं। देखिए नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनेगा तो वह संसद ही बनाएगी,
ठीक है, किसी प्रांत की विधानसभा नहीं बनाएगी, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है, तो अभी हमने बताया था कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है, नागरिकता देने का प्रोविजन है इसके अंदर। अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो संविधान के प्रारंभ होने के समय विदेश में थे, ठीक है, परंतु भारत का नागरिक बनने के इच्छुक थे, तो उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो आप कहेंगे आर्टिकल 8 के तहत ही उनको नागरिकता दी गई। इसमें क्या कहा गया था, आर्टिकल जो 8 है उसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पिता या मां, मतलब जो पेयर्स हैं उनमें से कोई एक, या आप और आसान से कर लीजिए ना, इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, कि यदि किसी व्यक्ति के पिता या पितामह मतलब ग्रैंडफादर का जन्म 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ है। 1935 के अधिनियम में जो भारत था वो क्या था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ठीक है, म्यांमार को अलग कर दिया गया था, बर्मा जिसे आज आप कहते हैं पहले भारत में ही था। 1935 के अनुच्छेद के द्वारा ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, डिटैच कर दिया गया। तो वही कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, परंतु अब उस क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को जो नागरिकता दी जाएगी वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर दी जाएगी। तो आप कैसे करेंगे, उस देश के दूतावास में, उस देश में आप जाइए जहां भारत का दूतावास है, उसमें प्रवेश करिए और वहां आप जो है अपना नागरिक बनने के लिए आवेदन करिए, ठीक है। तो वो अगर स्वीकार कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता बन गई। फिर मैं आपसे और शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है, तो आप कह दीजिएगा कि सर देखो, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें परिभाषित भारत की सीमा में यदि आप कहीं, आपके पूर्वज कहीं रहते रहे हों, चाहे पिता हो या दादा हो, रहते रहे हो, लेकिन वर्तमान में आप कहीं बाहर हैं, किसी अन्य देश में हैं, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। आप उस देश में चले जाइए, और उस देश में तो है ही है, उस देश में जो भारत का दूतावास है उसमें चले जाइए और वहां एक रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात आती है कि आर्टिकल 7 क्या है, ठीक है, तो देखिए माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता खो देना, जैसे देखिए कुछ लोग जैसे पाकिस्तान के लोग यह इंडिया में आए, ठीक है, और इंडिया में आने के बाद वे कुछ दिन तक भारत में रहे और उसके बाद चले गए और पुनः भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 7 की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आइए हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी जाती है। एक स्वर्ण सिंह समिति, दूसरी बूटा सिंह समिति, तीसरा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। आप कहेंगे कि सर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के सिफारिश पर ऐसा किया गया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आती है, आप लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक ही चीजें नहीं जानते। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए प्रवासी भारतीय कौन है, ठीक है, और अप्रवासी नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन है। तो देखिए प्रवासी भारतीय की व्याख्या हम बहुत इजी, बहुत ही छोटे शब्दों में बता रहे हैं। देखिए वह भारतवंशी हो, मतलब भारत में उसके पूर्वज रहते रहे हों, पर अब वह
किसी विदेशी देश का नागरिक बन चुका है तो उसे प्रवासी कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रैंडफादर या उनके फादर भारत में रहे, भारत के नागरिक थे, लेकिन उनमें चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए और वहां की उन्होंने नागरिकता स्वीकार कर ली। तो आप जब पैदा होंगे, ठीक है, तो आप क्या कहलाए जाएंगे? आप कहे जाएंगे प्रवासी भारतीय। मतलब प्रो मतलब प्रजनन, तो यहीं के वासी से हुआ है। प्रो मतलब प्रजनन, ठीक है, आप जानते हैं कि सेक्स आउटपुट। तो ऐसी स्थिति में प्रजनन यहीं भारत के वासी द्वारा हुआ है, लेकिन अब वह कहीं और का निवासी है, ठीक है, तो उसे प्रवासी भारतीय कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है अप्रवासी भारतीय। तो देखिए, भारत का नागरिक जो किसी दूसरे देश में नौकरी कर रहा है, शिक्षा पाने गया है, व्यवसाय कर रहा है या अन्य कारणों से किसी विदेशी राज्य में निवास करता है, ठीक है, तो उसे अप्रवासी भारतीय कहेंगे। अप्रवासी भारतीय और अप्रवासी भारतीय में एक अंतर है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। मतलब उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने की बात तो दूर की बात हो गई, उनको राइट टू वोट नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि अप्रवासी भारतीयों को है। ठीक है ना। अभी स्वर्ण सिंह समिति आएगी, बूटा सिंह समिति आएगी, वहां हम लोग करेंगे चर्चा। दोहरी नागरिकता देने से भारत को क्या लाभ होगा? देखिए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद में भारत लगातार अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है, तो यह दावा मजबूत हो जाएगा। भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, वो विदेशी लोग हैं, उनके पास डॉलर है, ठीक है, या विदेशी मुद्राएं हैं, तो हमारी तुलना में भाई वो बहुत महंगी है, बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में उनको इंडिया की हर चीजें सस्ती लगेंगी और फिर वो जो है इंडिया में निवेश को, अपने पैसे को यहाँ पर फ्यूज कर देंगे, फिर वहां की तकनीकी लाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तो सही तो कह रहा है। ठीक है, और जब इसका विकास होगा तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सड़क है और सब चीज है, परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, ठीक है, ये सब का भी विकास होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त सभी सही है, तो ये हमारा बात आई। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि देखो ये लिखा है लाभ, तो देखो ऐसा नहीं है कि जहां लाभ होता है वहां पर केवल लाभ ही होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जहां लाभ होता है वहां हानि भी होती है भाई। ठीक है ना। तो अब अगर पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता देने से भारत को क्या हानि होगी? लाभ तो ठीक है भाई, सब तो लाभ ही लाभ है, लेकिन हानि क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर हमारे यहां सांस्कृतिक क्षरण होगा, सांस्कृतिक क्षरण होगा। विदेशी जो अपसंस्कृति है, अप मतलब बुरी संस्कृति है, वो हमारे लोगों के बीच में पहुंचेगी। ठीक है, जैसे लेट नाइट मूवीज, ये हमारी चीजें थोड़ो ने। अब कर क्या रहा है कि विदेशी जो सभ्यता और संस्कृति है, भारतीय उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते चले जा रहे हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि वो लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक तो ये बात आएगी कि हमारा जो सांस्कृतिक है क्षरण होगा। दूसरी बात, जो हमारे अंदर नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीयता की भावना है, कि यह कमजोर हो गई और लाभ ही मेन बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन के इस युग में नेशनलिटी की बात धीरे धीरे बेमानी हो रही है, क्योंकि आज संचार संसाधन जब आ गए तो पूरी दुनिया एक गांव में बदल चुकी है। कुछ ही देर के अंदर हम घंटे के अंदर विदेशों में अपने कदम को रख सकते हैं और सेकंडों के अंदर हम वहां से वार्तालाप कर लेते हैं।
तो ऐसे स्थितियों में आप याद रखिएगा कि दोहरी नागरिकता देने से अच्छाई तो सब कुछ है, लेकिन हमारा सांस्कृतिक क्षरण होगा, हमारी जो राष्ट्रीयता है, ठीक है, ये भी कमजोर होगी। और एक बात और भी आता है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी है, ये भी प्रभावित करेगी। जैसे विशेषकर आतंकवाद, ये फैलेगा। क्लियर हो गया? तो आपको हमने लाभ भी बता दिया और हानि भी बता दिया। अब देखो, कह रहा है कि विदेशी नागरिकता स्वीकार करते ही मूल देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मान लो मैंने अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, तो हमारे देश की नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी ना। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जिसकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं होती? मर के ही समाप्त हो सकती है, अन्यथा जीवित अवस्था में नहीं समाप्त होती। जैसे हमारी जो सोनिया जी है ना, ये सोनिया जी इटली के हैं ना, तो सोनिया जी जो है इटली की हैं, और इटली ही दुनिया का ऐसा देश है जहां की नागरिकता कभी समाप्त नहीं होती। तो इसका मतलब सोनिया जी दो देशों की नागरिक हैं, एक तो भारत की है और दूसरी इटली की है, ठीक है। और यही रीजन है कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर उनके विरोधियों ने जो है समय समय पर, ठीक है, प्रश्न उठाए हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं, क्योंकि भारत में संवैधानिक पदों को होल्ड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और अब भारत के नागरिक होना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, तो आप कह दोगे कि सर यह वर्ष 2003 में हुआ था, और यह हर साल होता है। किस तारीख को होता है? आप कहोगे कि 9 जनवरी को होता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और सदा सदा के लिए भारत में रहने लगे, ठीक है। तो इसलिए हम उसी डेट का, ठीक है, चुनाव करते हैं, ठीक है। और इसकी तो कोई व्याख्या करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब 9वां, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां का कानून क्या है, हमारे यहाँ का कानून क्या है, इससे क्या मतलब है भाई हमारा। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो, हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे देश के नागरिक हो गए तो आर्टिकल 9 तो कहता ही कहता है। यहां आप लिख लीजिए ना हो तो पहले तो निशान लगा लीजिए ये, और आप यहां पर लिख लीजिए कि अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9, ठीक है, में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर नागरिकता खोने की विधि दी गई है, ठीक है। क्लियर? फिर से मैं व्याख्या कर दे रहा हूं। देखिए जो अनुच्छेद 9 है, ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या है, तो आप कहेंगे किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार करते ही आपके देश की नागरिकता चली जाती है, ठीक है। क्लियर? और अब हम लोग देखते हैं अगला 10th, नागरिक समता का आशय क्या है? कानून की नजरों में समान, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये है, पहला ही है। क्लियर? तो जो देखिए कानून की नजरों में समान होगा तो उसके लिए तो अवसर की समानता होगी भाई, और जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर जो है समान अधिकार भी होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कानून के समक्ष समता, ठीक है, यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहां पर हमने ये आपको कंफ्यूज कराने के लिए उपरोक्त सभी को डाल दिया है, उपरोक्त सभी डाल दिया है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कानून के समक्ष समता है। 11वां क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस
भाग के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लेख है। तो ए विकल्प क्या दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर 26 से 41 तक, 26 से 41 तक बी है। ये तो गलत हो गया ना, तो गलत काटते रहते हैं हम लोग, ये गलत हो गया। चलिए आर्टिकल 35 से 51 तक, नहीं सर ये गलत है, क्योंकि 35 तो फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक आप कहोगे यस सर यही सही आंसर है। ठीक है, 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ चीजें आप जान लीजिएगा। ये तो आप जानते हैं ना कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, हमने कहां से बोरो किया है। आप कहोगे कि आयरलैंड से सर, आयरलैंड से। मान लो कि आपसे पूछ दे कि क्या आयरलैंड का यह उत्पत्ति है या आयरलैंड ने कहीं से लिया है, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं सर आयरलैंड ने भी उधार लिया। मतलब आयरलैंड ने किससे उधार लिया है, तो आप कहोगे कि सर स्पेन से लिया है। ठीक है, और स्पेन से लेने के बाद आयरलैंड ने उसे अपने देश और अपनी परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर दिया था। फिर हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, और हमने भी जो है अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसको चेंज किया है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इस पर किन महान विचारकों का प्रभाव है। ठीक है, तो आप यहां पर एक छोटी सी हेडिंग डाल करके ये जरूर लिख लो। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव, विचारकों का प्रभाव, ऐसे लिख लो, विचारकों का प्रभाव, यह आपको मजबूत बनाता है। तो किसका किसका प्रभाव पड़ा है, तो आप कहोगे कि सर एक जर्मी बेंथम की उपयोगितावाद का, जर्मी बेंथम का क्या कॉन्सेप्ट है, आप कहेंगे उपयोगितावाद का प्रभाव है। और किसका है, बर्नार्ड शॉ तथा सिडनी वेब के फेबिनियनवादी समाजवाद का। किसका किसका है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए, बर्नार्ड शॉ महान ड्रामेटिस्ट, बहुत बड़े नाटककार, तो बर्नार्ड शॉ, और किसका है, सिडनी वेब, ठीक है, के फेबिनियनवादी समाजवाद का इसके ऊपर प्रभाव है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थाओं में किसका प्रभाव है, तो आप कहेंगे सर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मानवाधिकार चार्टर 1948 का प्रभाव है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यूएनओ के जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है 1948 में जो आई थी, उसका सीधा प्रभाव है। इसके अतिरिक्त भी किसी का प्रभाव है क्या, तो आप कहोगे यस सर फ्रांस की क्रांति का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। और भारत में किसका प्रभाव है, भारत में किसका, भारत के किस विचारक का इस पर प्रभाव है, तो आप कहेंगे कि सर परंतु इस पर सर्वाधिक प्रभाव गांधीवादी विचारधाराओं का ही है। ठीक है, और ये भी आप जान गए कि यह 36 से लेकर 51 तक है ना। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन आपको याद रखना होगा इस राज्य की परिभाषा में, आर्टिकल 36 में जो भारत राज्य की परिभाषा दी गई बच्चों, उसमें जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। नीति निर्देशक पर अलग से भी कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको दिए जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, भारत के संविधान में 20 संविधान में, ठीक है, यहां पर 20वां लिखना चाहिए था, 20वां, ठीक है, 20वें अनुच्छेद में वे लिख दें हम यहां। अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, ये 20 में नहीं है,
ठीक है। यह तो ये गलत हो गया ना, देखो ये गलत काट दिया। ये कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर ये तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। ठीक है। प्राण, प्राण का मतलब क्या है? जीवन से नहीं है, प्राण का मतलब है आपके स्वाभिमान से। जैसे मान लीजिए आपके स्वाभिमान से, आपके जीवन जीने की दशाओं से है प्राण का मतलब। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में हम बताना चाहेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी लड़की या लड़के को क्या करते हैं, आप छेड़खानी करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ठीक है। वो लड़की आपके ऊपर या लड़का आपके ऊपर कैसे मुकदमा कर सकता है? तो आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 21 के प्राण का जो राइट्स है, इसी के आधार पर वह आपके अंदर मुकदमा कर सकता है। और इसी के तहत, ठीक है, शिक्षा का राइट्स भी है, चिकित्सा पाने का भी अधिकार है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको, ठीक है, आर्टिकल 21 में लाया गया। और 21A के तहत, ठीक है, प्राइमरी शिक्षा पाना आज मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। आप कह रहा है कि संविधान के 21वें अनुच्छेद में होना चाहिए था, यहां मैं लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिएगा। में उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। अच्छा, ये उलट पलट दिया गया है, मतलब ये चीज जो है, ये जो 21 है ये भी गलत हो गया है। तो आप कहोगे कि सर ये कहाँ का मैटर है? ये आर्टिकल 20 का मैटर है। मतलब ऊपर वाला आर्टिकल 21 है और नीचे वाला आर्टिकल 20 में है। ठीक है ना। क्लियर? तो आपने ये चीजें कर लिया। ठीक है। इसका मतलब ये, इसमें गलती क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें न तो एक सही है और न ही दो, मतलब ऊपर नीचे कर दिया गया। मतलब ये जो मैटर है ये 20 का है और ये मैटर जो है वो 21 का है। ठीक है। फिलहाल अभी हम फंडामेंटल राइट्स पर अलग क्वेश्चन देंगे आपको। वहां के बाद 13वां देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हुए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? क्यों नहीं किया जा सकता? आपातकाल की स्थितियां हैं तो भारत का राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकता है। ठीक है। लेकिन प्रतिबंधित राष्ट्रपति नहीं करेगा, संसद करेगी। निलंबन राष्ट्रपति करेगा, सस्पेंशन राष्ट्रपति करेगा आपातकाल के दौरान। लेकिन 20 और 21 को तो कभी नहीं समाप्त किया जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को आप समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकता है, जब आपातकाल या बुरे दिन हो तो उसे निलंबित कर सकता है। तो हम निशान लगा लेते हैं। और अब आगे चलते हैं, 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? फिर हमने नागरिकता पर ला दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको हम कंप्लीट करें, इसलिए हमने पुनः यह चीज डाल दिया है। तो आप याद रखिएगा, हमने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 5 में क्या है, ऐसा बताया था ना। अधिवास के आधार पर ले सकता है, वंशक्रम के आधार पर ले सकता है, पंजीकरण के आधार पर ले सकता है, लेकिन आप संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर नहीं ले सकते कि आपके पास इतनी जमीन है इसलिए जो है आप यहाँ आइए और आप नागरिक बन जाइए। ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज नहीं हो सकता सर। ठीक है। और अब आगे चलिए 15 देखें। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है। बलवंत राव मेहता समिति, एक तो आपने ये देखा, फिर दूसरा दे रहा है आयंगर समिति। ठीक है। ये भी आपने देख लिया। इसके बाद स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है। तो आप इसी पर रुक जाइए और इसी को निशान लगा लीजिए पहले, उसके बाद हम थोड़ी व्याख्या भी कर देते हैं।
ठीक है, देखिए हमारे यहाँ मूल अधिकार तो है, ठीक है ना, मूल अधिकार है, लेकिन यार ये सवाल है कि हम केवल अधिकार को ही क्यों दे रहे हैं? भैया कर्तव्य भी तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कर्तव्य नहीं तो अधिकार की बात कैसे कर रहे हो? ठीक है ना। तो इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति यूएसएसआर या मॉस्को गई थी, वहां से उन्होंने पूरा उसके का जो है अध्ययन किया था और फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही या सुझाव पर ही, ठीक है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? तो आप कहोगे कि सर 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। यहां हम लिख दें इसी के सामने, इनके सुझाव को स्वीकार किया गया था और ये देखो हमने लिख दिया। ठीक है, 42वां संशोधन ये आता है 1976 में। उसी के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। कहाँ जोड़े गए हैं? ये भाग 4 में जोड़े गए हैं और भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व भी है भाई। ठीक है, तो आप कहोगे कि नहीं सर 51A इसके लिए प्रोविजन, स्पेशली प्रोविजन लाया गया है। ठीक है, और आज मूल कर्तव्य कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर मूलतः तो ये 1976 में जब आया था तो उस समय 10 था, लेकिन आजकल ये कितना हो गया है? ठीक है, आजकल यह 12 हो गया। ठीक है, फिर हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह कहाँ है। अरे भाग 4 ही नहीं है, बल्कि आप यहाँ लिखोगे 4A करो ना, तब तो सही होगा। तो ये 4A में 51A, ठीक है, में जोड़ा गया है। 4 तो आज जब लिख दोगे तो वो हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो 4A 51A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। चलो 16वां देखो आप, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश, ठीक है, संविधान में कहाँ है? ठीक है, तो कह रहा है कि एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, बी कह रहा है चौथी अनुसूची में है, मौलिक अधिकार में है, प्रस्तावना में है। ठीक है, तो हमको एक चीज याद रखना होगा, पहले तो निशान लगा लीजिए आप, फिर हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो आप कह दोगे कि सर ये एक आदर्श है, राज्य के लिए एक आदर्श है, मतलब जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो राज्य से लागू कर देगा। ठीक है ना, ये चीजें कहने का मतलब था। अब बात यह है कि क्या यह वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को जन्म देता है नीति निर्देशक तत्व? तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 36 से शुरू हो जाता है, भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? तो 38 एक या ए कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। क्यों? ताकि सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके, सोशल जस्टिस मिल सके और इकोनॉमिकल जस्टिस मिल सके। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यह 3 न्याय को प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, लिख देते हैं यहां। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर नंबर 1 पर आएगा पॉलिटिकल जस्टिस, दूसरा आएगा सोशल जस्टिस और तीसरा आएगा इकोनॉमिकल जस्टिस। ठीक है, मतलब आर्टिकल 38A यहां पर हमने लिख दिया। चलो 1 लिख देते हैं। 1 में क्या लिखा है? कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण को की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा ताकि देश के नागरिक को,
ठीक है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिल सके। ठीक है, अब 17 देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। देखो एक आदर्श है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, एक आदर्श है। तो यार जो आदर्श है तो क्या उस पर कोर्ट के द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है? आप कहोगे नहीं सर, नहीं, आदर्श को कैसे लागू करा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अब आगे चलो 18 देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बच्चों संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारी न्याय व्यवस्था है ना, तो यार मौलिक अधिकार क्या संविधान का अंग है या नहीं है? तो आप कहोगे नहीं भाई संविधान में ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप कहोगे कि सर सर्वोच्च न्यायालय है। तो निशान लगा देते हैं। अब 19 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर कर लो, हम व्याख्या कर देते हैं। तो देखो आप ये दो आर्टिकल याद रखना, एक आर्टिकल 32 और दूसरा है आर्टिकल 226, 226। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 के अंतर्गत आप कहां जाएंगे? आप कहेंगे कि सर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है ना, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार एक बात और याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है उसमें अंतर क्या है? सीधी सी बात है यार, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीमाएं हैं वो संपूर्ण देश है, और हाई कोर्ट जो है राज्यों के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहां तक उसकी सीमा है वहीं तक होगा। ठीक है, अब देखो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद यह हाई कोर्टों में नहीं आते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के मुकदमे जो होते हैं वह केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। राज्यों के परस्पर विवाद का मुकदमा भी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ठीक है कि कौन ऐसे मामले हैं जो दोनों में सुने जा सकते हैं, तो यही चीज है। ठीक है, ये आर्टिकल हमने लिख दिया बच्चों, याद रखना। ठीक है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कर लो, अभी अनुसूचियों पर क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची है और 52 अमेंडमेंट के द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। ठीक है, तो बच्चों हमने यह एक पांचवी जो पॉलिटी की सीरीज है इसको भी समाप्त कर दिया है, और मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि अगर आपने ठीक है इस टेस्ट सीरीज को कर लिया तो चाहे वह इंडियन पॉलिटी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, आप अविजित हैं, आपको पराजित नहीं किया जा सकता। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक, और आप